इमेजिन अ सिटी विथ नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मान लो सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज हैं और वहां से सामान लाने के लिए कोई रोड ही नहीं है। हमने मान लो लेट से आपने अमेजन पे कुछ ऑर्डर किया और हमको दूर चौक पे जो डिलीवरी बॉय है वो फोन करके बोल रहा है कि सर आपके घर तक तो कोई रोड ही नहीं है, आप आ जाओ और चौक पे अपना ऑर्डर लेके जाओ। ये क्या सही होगा? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी देश की अगर आपको तरक्की को देखना है तो आप ये देखिए कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने कम से कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट के एक बहुत अच्छे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने गांव के दूर दराज, अपने देश के दूर दराज गांवों को, शहरों को और पूरे स्टेट्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सके ताकि लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि साइंस कहता है कि जो हमारे ये शरीर है या कोई भी एक लिविंग एंटिटी है वो अपने आप में एक यूनिवर्स है। जो यूनिवर्स में सारी प्रोसेसेस हो रही हैं वो हमारे बॉडी में भी हो रही हैं। तो आवर बॉडी, एंड यू विल स्टडी दिस इन 11th क्लास स्पेशली, कि आवर बॉडी इज आल्सो यूनिवर्स। So, do we require roads or transportation system in our bodies too? Yes. Let's enter into the chapter without wasting much time. I am going to discuss transportation in plants and animals. If we see individually plants or animals, they are universe in themselves. What does it mean? कि उनके अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं और स्पेशली हम यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? फूड के कंटेक्स्ट में। मतलब वो लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फूड है या जो वाटर है जो एक प्लांट के या एनिमल के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्लांट्स और दूसरे पार्ट में ह्यूमंस के बारे में। सो लेट अस डिस्कस। अभी प्लांट्स अगर आपने एक छोटा सा पौधा लगाया, एक बीज लगाया, उससे प्लांट्स तो निकल रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है उसकी भी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या फूड रिक्वायरमेंट है बढ़ती जाती है। नॉर्मली प्लांट्स रिक्वायर टू काइंड्स ऑफ फूड, वाटर में जनरली मिनरल्स और सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, और दूसरा फूड मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर एक वेयर हाउस है जहां पर सारा सामान रखा है लेकिन आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आपके घर तक पहुंचेगा कैसे? तो फूड हमने पढ़ा है, व्हाट इज द किचन ऑफ प्लांट। वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट एक बार फूड प्रोड्यूस हो गया तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? और प्लांट्स को वाटर की भी जरूरत है, मिनरल्स की भी जरूरत है, तो वो कैसे लेता है? तो वी अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स, पहले हम वाटर की बात करते हैं, दैट प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट हेयर्स। तो नीचे हमको पता है नीचे सबसे रूट होता है और रूट्स में कुछ छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, है ना, रूट हेयर्स। व्हाट डज इट डू? एक्चुअली इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। सेकेंड थिंग, वो इतने पतले होते हैं कि उसमें से वाटर क्या हो पाता है, अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट हो पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। This is very important definition from exam point of view, that what is osmosis? Osmosis is the process of transfer of water from a region of higher concentration to region of lower concentration. यहाँ पर रूट्स के केस में क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ में पानी डालते हैं, है ना, स्पेशली कहाँ डालते हैं? पत्तियों पे पानी डालते हैं क्या? नहीं, रूट्स में पानी डालते हैं। तो व्हेन वी वाटर द रूट्स, तो आसपास बहुत सारा पानी है, तो जो रूट्स के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रूट्स के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो वाटर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। और स्पेशली जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब वो हर चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है, हर चीज को अंदर आने नहीं देता है, वो पहले चेक करता है कि मेरे काम की चीज है कि नहीं है। सो द रूट हेयर्स हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which accepts only water and minerals that is required for the growth of plant. अब एक बार आ गया पानी मिनरल्स के साथ, फिर क्या होता है? वो जाइलम ट्यूब के थ्रू, दो टाइप के ट्यूब है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो ऊपर की ओर जाता है। लेकिन इसको जाने में मदद कौन करता है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी घुस गया तो बस अब आराम से चला जाएगा, नो। यहाँ पर एक मैकेनिज्म है जो बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है, प्लांट्स में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से प्लांट जो वाटर है वो कैसा होता है, वो ऊपर की ओर जाता है। हाउ डज इट हैपन? नीचे से अभी मैंने आपको बताया कि नीचे से क्या हो रहा है, पानी जो है अंदर रूट्स है, पानी एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो नीचे से पुश फोर्स आता है ना। जैसे अगर आप लोग मान लो बस स्टैंड पे खड़े और पीछे से कोई आपको धक्का दे रहा है, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। लेकिन सामने मान लो कोई बच्चा है, उसकी मम्मी ने उसका हाथ भी पकड़ा है, तो क्या होगा? जो मम्मी है उस बच्चे को हाथ से खींच रही है, मतलब आगे की ओर खींच रही है, और पीछे भीड़ है तो बच्चे को अपने आप ढकेला जा रहा है, मतलब लोग ढकेल रहे हैं जानबूझ के नहीं, लेकिन एक पुश फोर्स है, और मम्मी का क्या है? पुल फोर्स है, तो बच्चा बहुत इजीली आगे बढ़ता है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। वंस वाटर एंटर्स, वाटर इज कंटिन्यूअसली एंटरिंग, तो एक पुश फोर्स जनरेट होता है। और ऊपर से हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है।
सन के हीट की वजह से जो लीव्स है, व्हाट हैपेंस, दे जनरली रिलीज वाटर। तो रिलीज वाटर जब वो पानी को छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है वहां से, दैट एक सक्शन पुल, एक पुल फोर्स जनरेट हो रहा है, बिकॉज थोड़ा पानी ऊपर गया तो यहाँ पे जगह खाली हुई, तो वो क्या कर रहा है, नीचे के पानी को खींच रहा है। तो ये जो पुश फोर्स ड्यू टू एक्सेस वाटर दैट इज कमिंग इनसाइड एंड द पुल फोर्स द वाटर दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो इससे पुश और पुल फोर्स जनरेट होता है, जिससे पानी बहुत इजीली ऊपर की ओर जाता है। एंड दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैप मीन्स दिस कॉलम ऑफ we can say this column of water and minerals. So this upward movement of sap is called in a plant is called as ascent of sap. Okay, so like this water moves in plants. तो water तो ऐसे move हो गया। अब रही बात food की, तो food का बहुत easy है, phloem tube होते हैं। तो what happens कि जैसे हमने पढ़ा कि एक पानी के लिए एक xylem tube है, वैसे phloem tube होता है। तो जब कुछ food मतलब ग्लूकोज जनरेट करता है by the process of photosynthesis, then it is passed through all parts of the plant, to the roots, to the stems, to the branches, and all to the flowers and all other parts of the trees by phloem tube. In this way food is transferred in the plants. तो ऐसे करके हमने देखा कि एक पेड़ में कैसे पानी ट्रांसफर होता है और कैसे फूड ट्रांसफर होता है। This system of transfer of food and water in plants is called as vascular system. और इसको परफॉर्म करने के लिए जो टिश्यूज होते हैं, हमने पढ़ा होगा 6th क्लास में, आपको याद होगा कि जो टिश्यूज क्या है, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। सो दिस system is called as vascular system, and the tissue that perform this function or the tissues involved in vascular system are called as vascular tissues. Now I would like to highlight the importance of transpiration once again. तो हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसपिरेशन जो है वो पानी को एक तो खींचने का काम कर रहा है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ट्रांसपिरेशन करता है। वो क्या करता है, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया प्लांट में तो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो क्या कर रहा है, वाटर को जो मैनेज कर रहा है, थोड़ा ऊपर से पानी छोड़ रहा है, नीचे से पानी ले रहा है, तो इससे क्या होता है, प्लांट का भी टेम्परेचर मेंटेन होता है, और जहां पर ट्रांसपिरेशन होता है उससे ह्यूमिडिटी भी आसपास के एटमॉस्फेयर में रहती है। सो इवन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय प्लांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल आएगा कि पेड़ सूख कैसे जाते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या हो रहा है, हमने अभी पढ़ा, रूट्स जो है वो जमीन से क्या हो रहे हैं, जो हमने पानी डाला उससे पानी ले रहे हैं, और ऊपर से ट्रांसपिरेशन से क्या हो रहा है, वो पानी रिलीज करते जा रहा है पेड़, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर ट्रांसपिरेशन, इफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन व्हाट विल हैपन, जो प्लांट है उसको पानी अच्छे से मिलेगा नहीं, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को, और इसीलिए पेड़ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। अगर आपको अगली बार कोई पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हैं। So this is very important. So till now we have discussed how transportation happens in plants. Now let us move to animals. अब तो ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लांट्स में सोचो, प्लांट्स तो फिर भी थोड़े इजी हैं, तो कम कॉम्प्लेक्स हैं। जानवर तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, स्पेशली ह्यूमंस। ह्यूमंस आर हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे अंदर भी क्या हो रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है, फूड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हमको ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी ट्रांसफर करना है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में भी एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी और सारी बीमारियां लग जाएगी। सो हाउ डज इट हैपन, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ब्लड। ब्लड सारे काम करता है। तो मेनली 3 काम करता है। सबसे पहला काम क्या करता है, जो फूड, जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। दूसरा, वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है, कहां से, लंग्स से। लंग्स से ऑक्सीजन लाके सारे सेल्स को बांटता है हार्ट की मदद से। और तीसरा काम जो करता है ब्लड, हमारे बॉडी में जो गंदगी प्रोड्यूस हुई है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको क्या करता है, किडनी के पास लेके जाता है, ब्लड को वापस फिल्टर करता है। तो अगर ब्लड नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो जाता, अधूरा हो जाता। तो ब्लड इज लाइक द डिलीवरी बॉय। अगर वो नहीं रहेगा तो भले ही आपका रेस्टोरेंट में कितना भी अच्छा खाना बना है, आपने कितना भी महंगा ऑर्डर किया है, लेकिन पहुंच पाएगा क्या फूड आपका जो आपने ऑर्डर किया है, नो। सो ब्लड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अब लेकिन ये ब्लड बनता किससे, तो ब्लड में एक्चुअली एक फ्लूइड होता है जो उसको फ्लो करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। नाम तो आपने सबने सुना होगा। एक बार हम शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं कि आरबीसीज क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है। तो ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पर लिखूंगा कि सबसे पहले आप इसको बना भी सकते हैं अपनी कॉपी में जब आप वीडियो देख रहे होंगे। आरबीसीज, आरबीसीज स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। इसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप मींस
आप सबने पैरासीटामोल की गोली देखी होगी, कैसे डिस्क शेप होती है, थोड़ी सी चिपकी हुई होती है, राइट? सो इट इज अ डिस्क शेप्ड सेल्स एंड इट हैज अ रेड colored protein. Okay, red colored protein और which is called as hemoglobin. hemoglobin की स्पेलिंग बहुत स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ही, लेकिन लिखते हैं HAE जैसे वो है, बट वी रीड इट एज ही, तो A is silent. Okay, तो HAEMOGLOBIN. So there is a red colored protein called as hemoglobin. ये hemoglobin का काम क्या होता है? एक्चुअली ये हीमोग्लोबिन का जो काम है, जो कि रेड कलर प्रोटीन है, ये एक्चुअल में ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। तो जो ब्लड है, ब्लड में हमने पढ़ा आरबीसीज हैं, दूसरे क्या है, डब्ल्यूबीसीज हैं, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरे क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ओके, प्लेटलेट्स। Now RBCs we discussed that it has disc shaped red colored protein which is called as hemoglobin and it is used to carry oxygen through the blood. What happens exactly is when blood goes to lungs, जब वो lungs के पास जाता है तो क्या करता है, वो lungs के पास alveoli से वो ऑक्सीजन को लेता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, which goes to the heart and heart pumps the blood to all the parts of the body. And when this blood goes to cell, जहां पर एनर्जी है, उसको क्या करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो वहां पर जाके सेल के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वो वापस क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में ब्रेक डाउन होता है, और वापस जो ऑक्सीजन है वो क्या हुआ, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लग गया, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और सेकेंड थिंग, जो वापस जो हीमोग्लोबिन था वो खाली हो गया, तो क्या करेगा वो, अब वो वापस कहां पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मान लो डिलीवरी बॉय है, वो आया, उसने आपको अपना ऑर्डर दिया, तो उसका बैग क्या हो गया, खाली हो गया। अब वो वापस कहां पे जाएगा, रेस्टोरेंट पे जाएगा और नया ऑर्डर बैग में लेके आएगा। सेम थिंग इज डन बाय हीमोग्लोबिन which comprises in RBCs. नेक्स्ट इज WBC, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। एक्चुअल में जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, इट इज लार्जर देन RBC, इट इज लार्जर in size, it is larger than RBC and it freely moves in the blood. What happens, एक्चुअल में इसका काम क्या है, हमको जो भी हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज, हार्मफुल बैक्टीरियाज घुस गए हैं, या फिर जो कोई फॉरेन पार्टिकल घुस गया जो हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है, उससे क्या करता है, फाइट करता है। एक्चुअल में ये हमारे बॉडी का क्या है, डॉक्टर है, जो अलग अलग सेल्स, अलग अलग वायरसेस से फाइट करके हमको बचाता है। इसीलिए ये फ्रीली मूव कर सकता है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है वहां जाता है, फाइट करता है और हमको बचाता है। सो देयरफॉर दिस WBCs हेल्प अस टू फाइट विद ऑल काइंड ऑफ डिसीज एंड फॉरेन मटेरियल्स और फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन एंटर इनटू आवर ब्लड. How does WBCs protect? It can pass through the walls of blood vessels and goes to the infected part of the body to protect us from the disease or that particular virus. Okay, last is platelets. Platelets size में तो सबसे छोटे होते हैं, smallest. ओके, बट व्हाट डज इट डू, इसका मेन फंक्शन है टू क्लॉट ब्लड। जब भी कोई चोट लग जाती है हमें, हम गिर गए फुटबॉल खेलते हुए, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, या गलती से हम सब्जी काट रहे थे और गलती से हाथ पे चाकू चल गया और खून बहने लगा, तो सबसे पहले ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है प्लेटलेट्स को, भैया जल्दी जाओ ना। जैसे 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम ना, आपने ऑर्डर किया और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आ जाएगी, ठीक उसी प्रकार 10 मिनट में नहीं, ये कुछ सेकंड्स में अपना काम चालू कर देता है, और जो भी हमारा जहां पे भी हमको कट हुआ, वुंड हो गया है, वहां पर जाता है और सबसे पहले ब्लड को रोकने का काम करता है। ये ब्लड रोकता है, उसके बाद ये जाता है, उससे फाइट करता है, और जो आरबीसीज है वो तो ओवरऑल मेन फंक्शन कर रहा है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो लाइक दिस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स वर्क इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ओके ठीक है, ये तो सेल समझ गया, इनका काम समझ गया, लेकिन इनको ट्रांसफर कैसे करते हैं ये, है ना, कुछ तो पाइप होगा। जैसे कि ओके ठीक है, अभी तो मतलब डिलीवरी बॉय है, वो तो सामान लाने वाला है ना, वो क्या ला रहा है, ये समझो ये सब पिज्जा हो गया, पिज्जा बर्गर एंड ऑल दैट थिंग, राइट, जो उसके बैग में है ना। जो ब्लड है वो किसके जैसा है, डिलीवरी बॉय के जैसा है। ये सारी चीजें क्या हो गया, वो जो सामान हमने ऑर्डर किया वो लेके आ रहा है, वो हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि आ कहां से रहा है, मतलब रोड्स कौन है। एक्चुअल में ऑल दिस थिंग्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू 3 काइंड्स ऑफ पाइप। हमारे बॉडी में जैसे रोड्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में 3 टाइप के पाइप होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे कि आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है और कैपिलरीज क्या होता है। बिकॉज इट्स रिविजन, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। व्हाट डज आर्टरीज डू, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, किसके थ्रू लाता है, आर्टरीज के थ्रू लाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जनरली क्या होता है, क्योंकि ये लंग से आ रहा है ना, लंग से आ रहा है,
और उसके बाद हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है. सो जनरली इट गोज अवे फ्रॉम हार्ट. आर्टरीज गो अवे फ्रॉम हार्ट. वेयर एज नाउ अब ये क्या हो रहा है, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हार्ट जब पंप करता है तो बहुत अच्छे खासे प्रेशर के साथ पंप करता है. अब उस प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज को भी मजबूत होना पड़ेगा. अब ये मजबूती कैसे आती है, उसके लिए इसके जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल्स एंड एक्चुअली इट इज इलास्टिक ऑल्सो. थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, और आई राइट इलास्टिक एंड थिक वॉल्स. ओके, सो इलास्टिक मीन्स वो क्या हो सकता है, वो फैल सकता है, स्ट्रेच हो सकता है और वापस कंप्रेस हो सकता है. सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जनरली इट इज अवे फ्रॉम, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड इट्स वॉल इज थिक एंड इट्स इलास्टिसिटी इज गुड. ओके, नेक्स्ट इज कैपिलरीज. अगला क्या है, कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या करता है, जब कोई आर्टरीज लेके गया ब्लड, अब उसमें ऑक्सीजन है, तो कैपिलरीज एक फाइन ट्यूब होते हैं. हमारे जो बाल हैं कम से कम इतने थिक होते हैं और इसके अंदर ट्यूब होता है एक प्रकार से हमारे बाल के जितना थिक. और यहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसफर होता है. लेट अस से ये सेल है, ओके, एंड आपके जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू आई. दिस आर्टरीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, एंड व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड हियर by the process of osmosis. What happens here, this oxygenated blood comes through the arteries and it gets divided into fine hair like structures जहां पर एक्चुअल में ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन वो देता है. और जो भी गंदगी है जो ब्लड के पास ऑलरेडी पहले से हमारे सेल्स के पास थी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कुछ लाइक लेट से वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वो इसको क्या करता है, वापस देता है. और ये जो वापस जो हमारे कैपिलरीज कन्वर्ट हुए थे, इट अगेन कंबाइंस टू फॉर्म वेन्स. आगे कौन आते हैं, वेन्स. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिसीव all the waste products from the cells. Okay, this is the main function of capillaries. And after that, last is veins. वेन्स क्या करते हैं, अब आपको शायद समझ ही आ गया होगा. वेन्स क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहां से आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजन तो उसने दे दिया, अब इसके पास क्या बचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी गंदगी है वो इसमें होती है वेन्स में. सो इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो इसके वॉल्स ठीक होने की कोई जरूरत नहीं है और इलास्टिसिटी भी ज्यादा नहीं रहेगी तो चल जाएगा. ओके, एंड सेकंड, इट मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट. ये क्या करता है, हार्ट के तरफ जाता है. हमने क्या पढ़ा था, आर्टरीज जो होता है इट गोज अवे फ्रॉम द हार्ट, वेयर एज वेन्स गोज टुवर्ड्स द हार्ट. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एंड दिस इज हाउ द ब्लड सेल्स, this is how the blood cells, that is RBCs, WBCs and platelets, transport in our body through these three pipes known as arteries, capillaries and veins. Now अभी हमने पढ़ा कि कैसे जो आर्टरीज है ना, जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आ रही हैं, करेक्ट. अब वो किसके पास जाते हैं, पहले हार्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स के पास इतना फोर्स नहीं कि पूरे बॉडी में ब्लड को भेज सके. सो इट गोज टू हार्ट, और हार्ट क्या करता है एक्चुअल में, पंप. सो हार्ट, व्हाट इज हार्ट, हार्ट इज एक्चुअली फिस्ट साइज्ड, फिस्ट मींस मुट्ठी, फिस्ट साइज्ड ऑर्गन विच इज स्लाइटली टिल्टेड एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. रिब केज के बीच में होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है, टू पंप द ब्लड. नाउ हाउ डज इट पंप द ब्लड, वो कैसे करता है वो हम समझेंगे. तो देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर से बना है. कितने चैम्बर, 4 चैम्बर से बना है. ओके, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. ओके, सो दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ व्हाट हैपेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, मैं यहां पर एक लंग्स को इमेजिन कर रहा हूं, दैट हियर इज अवर लंग, हियर इज अवर बॉडी पार्ट, बॉडी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सबसे पहले जो बॉडी है, बॉडी से सेल से क्या होता है, वेन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. जैसे ही इसको रिसीव करता है, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चैम्बर ब्लड को रिसीव करेगा वो थोड़ा क्या होगा, एक्सपांड होगा, और जब वो नीचे पुश करेगा मतलब आगे भेजेगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब प्रेशर लगाएगा, करेक्ट. तो जब ये ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स, देन इट इज कॉल्ड एज
देन इट जनरली एक्सपांड्स। ओके, फिर ये क्या करता है, फिर कंप्रेस होता है और ब्लड को कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल में भेजता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब ये पंप करता है कहाँ पर, लंग्स को पंप करता है। ओके, लंग्स को पंप करता है और लंग्स में जाके क्या करते हैं, जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजन रिसीव करता है और फिर वो किसके पास भेजता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर कौन आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड। यहां से क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस कहां जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर से ये बॉडी ऑर्गन क्या होगा, इसको मैं बेटर है ऐसे बनाता हूं। ओके, इट गोज टू अगेन बॉडी पार्ट एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज। ओके, दिस इज हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड और ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आर्टरीज होते हैं, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 2 पॉइंट याद रखना है। लेकिन यहां पर एक ऐसी पाइप है जो हार्ट से दूर जा रही है। देखो आप, राइट वेंट्रिकल से कहां जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है क्या, नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो यही एक स्पेशल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। एंड सिमिलरली हमने क्या पढ़ा, जो वेन्स होते हैं, वेन्स नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कम्स टुवर्ड्स द हार्ट। बट ये एक ऐसा पाइप है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, कहां से, हार्ट के पास लेके आ रहा है, लंग से। करेक्ट, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। एक ऐसा वेन, ये पूरे बॉडी में एक सिंगल वेन है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अदरवाइज नॉर्मली वी विल सी दैट वेन्स विल कैरी, okay, this is artery. So normally we will see that arteries will always carry oxygenated blood and veins will always carry deoxygenated blood. But ये 2 स्पेशल आर्टरी और वेन है जो कि क्या करते हैं, अपने फंक्शन से उल्टा परफॉर्म करते हैं एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। नाउ अब तो ये भी हो गया भाई कि सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, उसने क्या कर लिया, एनर्जी प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन अब होगा क्या, हमने यहां पर पढ़ा था जस्ट पिछले वाले डायग्राम में कि कैसे जो कैपिलरीज हैं उसने क्या किया, ऑक्सीजन दिया और जो ब्लड में गंदगी थी, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस, इट गोज टू किडनी। ओके, इट गोज टू किडनी एंड हियर कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, क्योंकि अगर हमने अपने बॉडी में, हमारे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर हमने उसको बॉडी से रिमूव नहीं किया, इट कैन एक्ट एज पॉइजन। Therefore, there is a system called excretory system in our body which functions 24 hours a day and produces waste. In our excretory system, there are mainly 4 things. First is kidney, ureters, urinary bladder and urethra. What happens? Capillaries के through वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और उसमें काफी सारी जो गंदगी थी वो भी आ गई है। अब वो किसके पास जाती, किडनी के पास। किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन जो हमारे बैकबोन के पास होता है, पीछे स्टमक के पीछे। इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। व्हाट डज इट एग्जैक्टली डू, उसमें बहुत सारे कॉइल शेप में नेफ्रॉन्स, टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स है। जैसे कि हम लोग फिल्टर पेपर से कोई चीज को हम छान सकते हैं, वैसे ही वहां पर फिल्टरिंग यूनिट्स है जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ब्लड को छानते हैं। व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज व्हेन आवर ब्लड गेट्स प्योरीफाइड बाय दिस टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड nephrons, the water waste passes through the coil tubes, the water passes through the ureters and goes to a urinary bladder, and once the pressure comes, it is expelled out from the body through urethra. Okay, so like this our body works and excretion is done, and the solid waste that is produced, it is thrown out of the body through in the form of feces. Okay, now ये तो हो गया। लेकिन अब जो ये यूरिन है, जो वाटर वेस्ट है स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर की चीजों के बारे में बताता है। क्योंकि जो आप देखोगे, हमने डिस्कस किया कि कैसे जो ब्लड है वो सारी बॉडी की गंदगी को लेके आ रहा है। तो ये जो यूरिन है, इसमें क्या पता चलता है, जो डॉक्टर है, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो अगर वो डॉक्टर के पास जाता है, जनरली एक तो ब्लड टेस्ट होता है और दूसरा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है हमारे बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में, एंड देन डॉक्टर कैन टेल कि किस टाइप की बीमारी है, ही कैन डायग्नोज इट। जैसे मान लो कि अगर यूरिन में बहुत ज्यादा शुगर लेवल निकला, इसका मतलब वो इंसान को क्या है, डायबिटीज हो सकता है।
या फिर बहुत ज्यादा सॉल्ट लेवल निकला तो उसको कोई और बीमारी हो सकती है. लाइक दैट यूरिन कैन हेल्प अस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अवर बॉडी. द लास्ट इज दैट, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर किसी की किडनी खराब हो गई है, अगर वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही है वेस्ट को, तो फिर उसके बॉडी में वेस्ट रह जाता है और अच्छे से ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काम नहीं करता है. ऐसे केसेस में डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज डायलिसिस. दिस इज डन फॉर द पेशेंट्स. नॉर्मली ये क्रोनिक डिसीज भी हो सकती है, क्रोनिक नॉट क्रोनिक एग्जैक्टली, बट इट कैन पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सेकेंड इज कि कई बार बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका जो किडनी की कैपेसिटी होती है फिल्टर करने की वो कम हो जाती है, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज स्वेटिंग. कि हमने तो पढ़ा कि कैसे वाटर के फॉर्म में हमारे बॉडी से गंदगी निकल रही है, लेकिन एक और तरीका है गंदगी निकलने का, दैट इज स्वेटिंग. पसीने के फॉर्म में हमारे बॉडी से सॉल्ट, मिनरल्स, जो वेस्ट मिनरल्स हैं, वाटर, वो क्या होता है, एक्सपेल आउट होता है, निकलता है. So this sweating is very helpful or is one of the way through which our body removes waste. उसके साथ साथ बाकी के भी वेस्ट निकलते हैं. और एक स्वेटिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने में मदद करता है. अगर स्वेटिंग नहीं होगी, सोचो तो फिर क्या होगा, अगर हमारी बॉडी गर्म है या आसपास का टेम्परेचर गर्म है तो बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी. अगर आसपास का टेम्परेचर सराउंडिंग का बहुत कम है और स्वेटिंग नहीं है या फिर बॉडी हमारे पोर्स नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी भी एकदम ठंडी हो जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे. Therefore, sweating also plays an important role. So, in this way, we finish our chapter transportation in plants and animals. I will recap the chapter in 1 minute. सबसे पहले हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. ट्रांसपोर्टेशन फिर प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. प्लांट्स में दो चीजें जरूरी है, दैट इज वाटर, उसके साथ मिनरल्स भी आ ही जाते हैं, और फूड. वाटर जाइलम ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है. एंड हाउ डज इट एब्जॉर्ब वाटर? थ्रू रूट हेयर. रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. उसके बाद वो ऊपर कैसे मूव करता है, तो एक ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है और नीचे से क्या हो रहा है, एक पुश फोर्स जनरेट हो रहा है, और ऊपर से सक्शन पुल फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, इजीली ऊपर मूव करता है. इसके अलावा हमने देखा था कि जो फूड है प्लांट में वो कैसे ट्रांसफर होता है, फ्लोएम ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है. ओके, सो लाइक दैट. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड इन हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन ह्यूमन. सो वी हैव डिस्कस मेनली कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, ब्लड में कुछ एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें जो सारे ब्लड सेल्स हैं विच आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं. आरबीसीज क्या करते हैं, इट्स मेन फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. Second, we discussed that WBCs fights against the bacteria or the foreign particles that may be harmful for our body. Platelets, its main function is to clot the blood. After that, we discussed कि okay ठीक है, अब ये तो हो गए cells, blood cells, but ट्रांसफर कैसे होते हैं, through three pipes, arteries, veins and capillaries. Arteries क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मेनली अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो एक आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली टुवर्ड्स द हार्ट, बट एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन. लास्ट वी डिस्कस कि ओके, और जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या करता है, इट इज यूज्ड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन द ब्लड. ओके, नाउ एक बार वेस्ट मटेरियल आ गया तो किसके पास जाएंगे, अब किडनी के पास जाएंगे. किडनी में कुछ नेफ्रॉन्स नाम के टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स हैं which filters our blood through the ureters and urinary bladder, and through the urethra it comes, or the liquid waste comes out of the body. इसके बाद हमने देखा कि यूरिन एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, that it can tell us a lot of things about our body. Last we saw sweating, why sweating is important to maintain our body temperature, and it is also one of the way in which our body removes waste from the body. I hope you must have understood the chapter. आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू. हरे कृष्णा.